संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का साथ। गुजर गए वो भीम पे, दुनिया को जगाने वाले भीम पे। हमने तो सिर्फ इतिहास देखा है यारो, इतिहास बनाने वाले वह भीम थे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय डीन सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। एवं बोगेट ऑफिसर व सभी प्रोफेसर्स कृपया मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आगे। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, नाम तो सुना ही है। फिर भी मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा भारत का संविधान, जिन्होंने रचा भारत का संविधान, वे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के प्रभावशाली नेता, समाज सुधारक और न्यायविद व्यक्ति थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। एक प्रतिष्ठित विद्वान और एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। वह भारतीय संविधान के मुख्य रचयिता भी थे और उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में और उसे आकार देने में अहम भूमिका निभाई, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भाषण प्रतियोगिता के लिए 22 बैच से नीलम नरगेश को मंच पर बुलाया। आज ही के दिन सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में जन्मे भारत के संविधान निर्माता, सदी के महानायक, नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम सब आज यहाँ उनकी 132वीं जन्म जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर जी महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता, संपादक, पत्रकार थे। वे एक दलित पिछड़े परिवार में जन्मे थे, जिसके कारण उन्हें छुआछूत जैसी कुरीतियों का सामना शुरू से ही करना पड़ा था। उन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी। उन्हें उनके जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार मेहनत करते रहे और उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रस्तुत किया। धन्यवाद नीलम। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी 22 बैच से हर्ष कोले। हमारे अधिष्ठाता महोदय, सभी प्राध्यापकों, मेरे वरिष्ठों और सहपाठियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 14 अप्रैल है और आज 132वीं अम्बेडकर जयंती के इस पावन अवसर पे मैं हर्ष कोले आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्षपूर्ण जीवन की कुछ घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म एक महार जाति के परिवार में हुआ। यह अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे बालक थे। इनके दादाजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक रह चुके थे अतः इनके पिताजी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार पद पर नियुक्त थे। इनके पिताजी के सूबेदार होने के कारण इन्हें एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ, जो कि स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना था। भीमराव उस समय एक लौते दलित बालक थे जो स्कूल जाया करते थे। वे अपनी आत्मकथा मैं कैसे बना, मराठी में मी कैसे जानो में बताते हैं कि उनको बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, उनको पानी का पात्र छूने नहीं दिया जाता था। उनके स्कूल में एक कर्मचारी नियुक्त किया गया था जो कि उन्हें पानी इस तरह से प्रदान करता कि उनके शरीर का कोई भी अंग उस पात्र को छू न सके। इसकी विषम परिस्थिति के साथ उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने विदेश में रहते हुए 3 PhD की डिग्रियां प्राप्त की। उनमें से 2 इकोनॉमिक्स में थी और तीसरी डिग्री लॉ में प्राप्त की। अन्यथा जब वह वापस भारत आए तब उन्होंने एक और PhD आर्ट्स विषय में प्राप्त की। मैं अपना यह संबोधन एक श्लोक के साथ खत्म करना चाहूंगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणाकर्ण विभागशः तस्य कर्तारम अपि मम विद्याकर्तम अय्यनम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो 4 भाग बांटे गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वह व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर बांटे गए, ना कि उनके जन्म के आधार पर। और यह श्लोक किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया। यह श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। सभी जानकारी के लिए मैं हर्ष का धन्यवाद करना चाहूंगी। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी 22 बैच से आज जहाँ शिक्षा बच्चों को गुरुकुल में दी जाती थी। उसके पश्चात जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ तो भारत में अनेक विद्यालयों और स्कूलों को खोला गया। उसके पश्चात लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के साथ ही भारत में शिक्षा की एक लहर आ गई, जिससे विद्यार्थियों में विविधता, समावेश, करुणा एवं जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ। साथ ही साथ उन्हें शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां। शिक्षा ने भारतीय छात्रों को भारतीय सभ्यता, नैतिकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से दूर किया है, जिससे उनमें असंतोष, द्वेष, क्रोध और अपमान की भावना का विकास हो रहा है।
धन्यवाद आचल। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी 22 बैच से तनु जैन को। हमने चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। आधुनिक शिक्षा ने चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। इस क्रांति की बदौलत ही आज हमारे अस्पताल उन्नत तकनीक से लैस है और हम मरीजों को बेहतरीन देखभाल प्रदान कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा के अंगीगत वरदानों में सबसे ऊपर है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, अर्थात साक्ष्य आधारित अभ्यास। आज चिकित्सक अपने अंतर्ज्ञान और पारंपरिक तरीकों पर ना निर्भर रहकर नवीनतम शोध और आंकड़ों का निर्णय लेने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते आज हम मरीजों को सटीक निदान और अधिक प्रभावी उपचार दे सकते हैं। इसके अलावा ये नवीनतम पद्धतियों की बदौलत ही चिकित्सक आज हृदय रोग से लेकर ऑन्कोलॉजी से लेकर बाल रोग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। अब मैं आखिरी वक्ता चैतन्य गार्गियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। चैतन्य सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका शीर्षक है डॉक्टर, एक सकारात्मक उम्मीद। डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए हम अपने समाज में उनके योगदान के बारे में चाहे जितनी भी बातें कर ले वह पर्याप्त नहीं होगी। वह एक डॉक्टर है जो महामारी को रोकने के लिए अथक प्रयास करता है और एक व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्त करता है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसका निर्णय हमेशा सही माना जाता है। वह दिन में थोड़े समय के लिए भी गलत होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। लोग आज भी डॉक्टर पर किसी अन्य पेशे से कहीं अधिक भरोसा करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात ग्लोबल ट्रस्ट वर्दिनेस इंडेक्स में सामने आई है। भारत के अधिकतर हिस्सों में आज भी डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। यह इसलिए क्योंकि भगवान हमें जीवन देते हैं और डॉक्टर उस जीवन को स्वस्थ रूप से जीने में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद चेतन। इन उभरते हुए वक्ताओं की मैं सराहना करती हूँ। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि भविष्य में भी इनका जज्बा इसी तरह बरकरार रहे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड एमएस सर डॉक्टर परमन सर जी को। सहपाठी और सहयोगी समस्त स्टाफ, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बड़े फख्र की बात है कि हम ये समझ पाए हैं कि विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमारी स्थिति मजबूत होती है, वो है हमारे शिक्षा का स्तर और साथ ही साथ उसकी समाज के लिए उपयोगिता। बड़ी डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर तो बहुत लोगों ने प्रकाश डाला ही है। आप सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस स्थिति में, जब आपको क्लास पानी पीने नहीं दिया जा रहा, बाहर बैठ एक टाटपट्टी के स्कूल में भी उसको बाहर बैठा के और उसे पानी पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इवन जब वो लॉ करके सब आए तो मुंबई में उनको ऑफिस में बैठे, चपरासी ऑफिस में बैठने नहीं दे रहा। माय गॉड, व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। एंड आई टेल यू, अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया। अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे, 1000 आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इकोनॉमिस्ट, द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल जितनी चीजें, कितने सारे जितने बांध बने हमारी कंट्री के, उनके ऊपर वाटर मैनेजमेंट पूरा रिसर्च हुआ, एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। कितना काम कोई कर रहा है और हमारे पास एक काम अगर आता है तो हम अपने ही डिपार्टमेंट के काम में भी मतलब फील करते हैं, बहुत हेवी फील करते हैं। आई थैंक यू एवरीबॉडी टू इनवाइटिंग मी फॉर दिस एंड अंबेडकर जयंती की आपको सबको शुभकामनाएं। मैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर डीन सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे यहाँ पर आए व हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। रिस्पेक्टेड डॉक्टर डीन सर। तो सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बधाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को इस तरह से मनाने के लिए। हम सभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी बुक्स या पेपर या उनके लेख जो रहते हैं उनको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं या समझते रहते हैं। और किसी भी महापुरुष की तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मतलब कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाए, किसी भी कास्ट का हो, जो भी हो, आइडेंटिटी आपके काम से बनती है। अगर आप खूब मेहनत करके पढ़ते हो, टॉपर होते हो, तो हर कोई आपको टीचर कोई सा भी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने में अच्छे थे, टीचर भले शुरू में उनको इग्नोर किया पर बाद में समझ में आया कि नहीं यार उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इतना ब्रेन कहाँ, उन्होंने आगे बढ़ के उनकी सपोर्ट किया और वो आगे बढ़ गए। और आप अगर सिंसियरली कोई भी काम अच्छे से करते हो तो समाज में कहीं पे भी, कॉलेज में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊंचे अहदों पे आप पहुंचोगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। बस मेरा यही कहना है कि सिंसियरिटी हमेशा रहे, क्लासेस अच्छे से अटेंड करें, पढ़ाई अच्छे से करें और अपना नाम, अपने कस्बे का नाम, जिस शहर से आए हो, अपने माँ बाप का नाम, इस कॉलेज का नाम और भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मार्गदर्शन के लिए रिस्पेक्टेड डॉक्टर डीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विवेक चौकसी सर को कि वो आए और 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। अभी मुझे कहा गया कि आपको सब कुछ बोलना है।
बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर लिखा था कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बुद्धि का विकास ही मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे और ये बहुत प्रेरणादायक है। एक और उनका वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बंदूक से ज्यादा घातक विचार होते हैं। आप बंदूक तो किसी को दे सकते हो, लेकिन किसी को बुद्धि नहीं दे सकते। नासिक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1943 में उन्होंने एक बुक लिखी, रेनाडे गांधी है जिंदा, अम्बेडकर ने। उसका लोकार्पण था, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा उसके पहले बुक लिख चुके थे, उसमें उन्होंने लिखा था मिस्टर गांधी एंड इमंसिएशन ऑफ अनटचेबल इंडिया। तो उस समय पॉलिटिकल चीजें चल रही थी, आजादी का आंदोलन चल रहा था, एक साथ बहुत सारे संघर्ष चल रहे थे। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से? अब मीडिया को मसला चाहिए होता है, और उनको लगा कि अम्बेडकर जी कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि एक मूवमेंट फैल होगा या आपस में संघर्ष होगा लोगों में, जो हमारे आजादी के बाद लड़ रहे थे। तो उनको लगा कि शायद गांधी या नेहरू वाले कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत से, जो कि आप हमारे बीच में पैदा करना चाह रहे हैं, आप हमारे मूवमेंट को फैल करना चाह रहे हैं। सबके लक्ष्य एक है, आजादी। उसका तरीका अलग हो सकता है मैं गांधी जी के विचारों से सहमत ना हूं, हो सकता है मैं नेहरू के विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन वो भी कोई काम कर रहे हैं, उनका रास्ता अलग है। और मैं भी, मेरा भी काम वही है कि आजादी, हर तरह की आजादी हमको मिले, सामाजिक, आर्थिक और स्वतंत्रता हमको चाहिए, वो हमको मिले। मैं सभी आजादी के लिए लड़ रहा हूँ, वो भी इसी चीज के लिए लड़ रहा है। जीवन में आपको हर स्तर पर हर टाइप के व्यक्ति मिलेंगे। समाज में कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, उसको रोकने के लिए अगर कुछ लोग उसको पीछा करना चाहेंगे, उसको नीचा दिखाना चाहेंगे, उसको रोकेंगे उसके मार्ग को, तो उससे ज्यादा लोग प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आज हम सच में उनकी अगर जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनकी जो सिखाई बातें सीखिए, सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जीवन में सामाजिक समरसता हो, सब एक हो, उनके सपने को हम साकार करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी रखें। पढ़ें, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, ये हर उनके कोर्ट में मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा आधार माना, और उनकी जो बताई हुई बातें हैं उन्होंने सबसे पहले रखा है कि कभी, अगर आप बहुत सारे लोग आपने जानते हो, कुछ जानते हो, मैंने सबसे बड़ा दुश्मन माना है अपना शराब का सेवन को, और दूसरा झूठ बोलने को। आपने अगर बहुत से कम लोग जानते हैं उनकी जो कही बातें हैं, उसमें से एक बात ये है कि शराब का सेवन कभी नहीं करना और झूठ कभी नहीं बोलना। ये दो से सबसे ज्यादा नफरत थी, अगर उनकी बुक आप पढ़ेंगे तो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जन्मदिन को मनाया ना जाए, उनकी विचारधारा, उनकी सीख, उन्होंने जीवन में संदेश दिया है, आगे बढ़े, एक तो सामाजिक समरसता के उदाहरण दें, जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी ग्रहण करें। सबको धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। डॉक्टर विवेक चौकसी सर का इन सभी जानकारी और सुंदर विचारों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर चंद्रकांत सर को कि वो आए और अपने विचार लेकर डीन सर, सीनियर्स और बच्चों, मैं आपसे एक थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इस पे बात आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए यहाँ पर है, तो एक स्पेक्ट्रम में देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आज के दिन हम मनाएंगे, घर जाएंगे, और फिर अगले साल फिर किसी और लीजेंड का जन्मदिन आता है, विवेकानंद जी का आएगा, हम उनका मनाएंगे, अब्दुल कलाम जी का आएगा, उनका मनाएंगे। तो हम ये रेगुलर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप सबको बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम। अम्बेडकर जी को आप देखोगे, कोई भी लीडर को आप देखोगे तो उनके दो पर्सपेक्टिव है। एक एक्सटर्नल, ही इज ए रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, ही इज ए लीडर, ही इज ए इंटेलेक्चुअल, तो ये उनका सेकंड पार्ट हो गया। अब नारियल जैसा होता है ना, बाहर का एक पार्ट, अंदर क्या है इसको। अब्दुल कलाम आपको देखोगे, विवेकानंद जी को देखोगे, इनके एक्सटर्नल पार्ट है, ये स्पिरिचुअल है वो, लेकिन इंटरनल पार्ट क्या है जो हम आप रिलेट कर पाएंगे, बताइए कोई। इंटरनल चीज क्या है? सब में एक जैसी है, हर लीडर में इंटरनल एक जैसी है, चाहे वो इलन मस्क है, चाहे जेफ बेजोस है, तो क्या है इंटरनल चीज, क्या है सब में से? कोई बता सकता है? कैरेक्टर जो इंटरनल चीज है वो हमको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। इपिजेनेटिक्स सराउंडिंग में डिपेंड करता है, और जब तक आपका सोशल सराउंडिंग अच्छा नहीं होगा, आप एक लेवल के आगे नहीं जा सकते। हम यहाँ पर सब प्रोफेशनल्स हैं, हम प्रोफेशनल बनने आए हैं। अब प्रोफेशनल्स के आगे क्या? प्रोफेशनल आगे के आपको बनना पड़ेगा लीडर्स। तो कैसे बनोगे आप जब तक आपकी सोशल सराउंडिंग अच्छी नहीं रहेगी? तो कैसे डेवलप करें हम ये चीज? आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ हमेशा बार बार, तो फिर भी मैं आज 20 मिनट से बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको पसंद है, भले ही 10 पेज पढ़ो, 15 पेज पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन कीप रीडिंग लीजेंड्स, लीडर्स to make the society better and contribute more as a doctor, as a human being, and we can develop ourselves. Thank you. भीम जी के जीवन को दर्शाती हुई एक नाट्य प्रस्तुति के लिए 22 बैच से वंशुल जैन और सहपाठियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी को कुछ दृश्यों के माध्यम से दर्शाते हैं कि कैसे बाबा साहेब ने समाज से न्याय और शिक्षा को महत्व समझाया। ये एक गांव का दृश्य है जहाँ एक बच्ची पढ़ना चाह रही है, परंतु उसके घर वाले उसके खिलाफ है। आपके
से पकड़ा इसको, घर के काम सिखाओ, कल तो उसकी शादी होगी तो ससुराल में हमारी नाक कटाएगी। माँ मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ, तेरा भी नाम रोशन होगा। ससुराल में जाएगी तो वही नाक कटाएगी तू। झाड़ू लगा चुपचाप। तुम तो समझो। तुम ये सब इनसे क्या करा रहे हैं? ये इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सब छोड़ो, इसे पढ़ाओ। अगर ये पढ़ेगी नहीं तो हमारे देश का नाम रोशन कैसे करेगी? महिलाओं की उन्नति में ही हमारे देश की उन्नति होगी। यहाँ एक छोटी सी बच्ची को गुड़िया से खेलने की उम्र में जबरदस्ती शादी जैसे कठिन बंधन में जोड़ा गया। खेल क्या रही है? तेरी उम्र की लड़कियों की तब तक शादी हो जाती है। जा तैयार हो करा। मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी नहीं करनी। मुझे क्या लेके बैठी है? छोड़। ओम मंगलम भगवान। चाहिए पंडित जी, बाल विवाह एक कानूनी जुर्म है। आप इन सबसे क्या करा रहे हैं? इनकी खेलने कूदने की उम्र है, आप इनकी शादी करा रहे हैं। बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ अब हम देखेंगे कि कैसे एक अध्यापक कुछ कम आय वर्ग वाले छात्रों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। अरे तू कहाँ बैठ रहा है? तेरी हैसियत नहीं है इधर बैठने की, निकल यहाँ से, निकल। और तुम भी। क्यों पढ़ने दे? क्यों पढ़ने दे इनको? तुम्हारा शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हैसियत झोपड़पट्टी में रहने की है, स्कूल की नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे निकलो। नमस्कार। आप ये सब क्या करा रहे हैं? हमारे संविधान में सबको पढ़ने का है। जाओ इनके साथ जाके पढ़ो। मैं ऐसे धर्म में मानता हूँ जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का समावेश हो। बाबा साहिब की कोशिशों के कारण आज ये बच्चे नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और अपने जीवन में कुछ बन चुके हैं। हमारे समाज में अनपढ़ लोग यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं, उन्हें सही साबित करने के लिए अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे समाज की असल समस्या है। अनेक प्रयासों से बाबा साहेब ने हमारे समाज से अन्याय और शिक्षा को मिटा करके आधुनिक और शिक्षित समाज बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम प्रतियोगिता स्वरचित कविता पाठन के लिए मैं 22 बैच से कृषिका निमावत को मंच पर बुलाना चाहूंगी। माँ, ए माँ, तू ही तो है सहारा, तूने दिखाया है मुझे किनारा। तेरी आंचल की छाया में मैं खो जाती हूँ, तेरी लोरी से मैं सो जाती हूँ। तूने है बनाया, तूने है सिखाया, तूने ही मुझे जहाँ का असल रंग दिखाया। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा, तू ही भवानी। है तेरे कितने ही रूप, तू है सबसे अनुरूप। तेरी उंगली थामे हर राह पर चल जाती हूँ, तेरे बिना ये जहाँ संसार भुला देती है। एक दिन जरूर आएगा जब किस्मत में गुरूर छाएगा। चाहे चुनो साहित्य या विज्ञान, चाहे चुनो साहित्य या विज्ञान, पर तुझसे मिला ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ और महान। अब मैं बुलाना चाहूंगी 22 बैच से सलोनी खिची को।
सुख दुख के अफसाने का ये राज है सदा मुस्कुराने का, पल दो पल की रिश्तेदारी नहीं, ये तो फर्ज है उम्र भर निभाने का। जिंदगी में आकर कभी न वापस जाने का, न जाने क्यों एक अजीब सी डोर में बन जाने का। इसमें होती नहीं है शर्तें, ये तो नाम है खुद एक शर्त में बन जाने का। दोस्ती दर्द नहीं रोने रुलाने का, ये तो अरमान है एक खुशी के आशियाने का। इसे काटा न समझना कोई, ये तो फूल है जिंदगी की राहों को महकाने का। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मुस्कान जैन 22 बैच से। मैं आंसू छुपा लेती हूँ, जो थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ तो सबको लगता है मैं ठीक हूँ। अगर यहाँ तुम होती तो समझ लेती कि अपना हाथ मेरे सर पर फेर के कहती सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होती। घर से जो थोड़ा दूर हूँ ना, तो कभी कभी ये नई दुनिया समझ नहीं आती है। बहुत मन करता है तुम्हारे पास आने का माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। नरेश सोलंकी सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने भाव व्यक्त करें। शिक्षा को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। आगे जब आपका करियर आगे बढ़ेगा और आपकी फैमिली लाइफ होगी, तो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको इसी बात से सबसे ज्यादा प्रभावित कीजिए कि हम शिक्षा का प्रसार ज्यादा करें। अम्बेडकर जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया, जो निचला तबका था वो सबसे ज्यादा महरूम किस चीज से था, शिक्षा से सबसे ज्यादा महरूम था। और आज भी जो लोग इस चीज को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है अपने बच्चों में, जैसे मैं अपने फादर की बताऊं, उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व इसी चीज को दिया कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। आज हम सभी यहाँ अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर के लिए एकत्र हुए हैं और यहाँ हम इस खूबसूरत उत्सव के अंत तक पहुँच गए हैं। मैं इस कॉलेज के हर छात्र और छात्राओं की ओर से माननीय अधिष्ठाता महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आज्ञा प्रदान की। मैं प्रत्येक विभाग के प्रत्येक शिक्षकगण का आभार मानती हूँ, उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिर मैं समस्त विद्यार्थियों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने निष्ठा से इस कार्यक्रम के आयोजन में हाथ बटाया और आगे आकर इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धन्यवाद आप सभी का। आसरा मातना